क्या आपने कभी सोचा है कि म्यूजिक स्पीकर ज्यादातर काले रंग के ही क्यों होते हैं? क्या आप जानते हैं कि खाने की लजीज चीजें देखने पर हमारे मुंह में पानी क्यों आ जाता है? या फिर क्या आपको पता है कि भारत से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत करने वाली भारतीय एयरलाइंस कौन सी थी? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा देश है जिसने अपनी ही मातृभाषा को बैन कर दिया है? क्या आपको पता है कि भारतीय सेना के जवान अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कांच का गिलास क्यों खाते हैं? यकीनन आपने इससे पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, अगर आपने कभी गौर किया हो तो ज्यादातर म्यूजिक स्पीकर काले रंग के ही होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कंपनियां ब्लैक रंग के स्पीकर ही क्यों बनाती हैं? दरअसल इसके पीछे एक या दो नहीं बल्कि 3 कारण छिपे हुए हैं। पहला कारण तो ये है कि स्पीकर का ब्लैक रंग उसे क्लासी और स्टाइलिश बनाता है, जबकि दूसरी वजह यह है कि ब्लैक रंग के स्पीकर पर गंदगी जल्दी से दिखाई नहीं देती है। वहीं तीसरी वजह यह है कि कंपनियां अपना खर्च बचाने के लिए ज्यादातर स्पीकर को ब्लैक रंग का बनाती है। ऐसा करने से उनका दूसरे रंग के स्पीकर बनाने का खर्चा बच जाता है। इस तरह छोटे छोटे कारणों की वजह से स्पीकर का रंग ब्लैक ही रखा जाता है ताकि वो लंबे समय तक कम खर्च के साथ यूज किया जा सके। फैक्ट नंबर 2, भारत में टी सीरीज का अपना एक अलग नाम और पहचान है, जिसके अंतर्गत रोजाना कई गाने रिकॉर्ड और रिलीज किए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टी सीरीज के लोगों में दिखाई देने वाले टी का असल मतलब क्या है? अगर नहीं तो आज हम इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं। दरअसल टी सीरीज की स्थापना संगीतकार गुलशन कुमार ने की थी, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसे में गुलशन कुमार अपनी कंपनी का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखना चाहते थे, जिसके बाद बहुत सोचने और समझने के बाद उन्होंने कंपनी को टी सीरीज नाम दिया। इसमें टी का मतलब त्रिशूल से है, जो भगवान शिव धारण करते हैं। ऐसे में गुलशन कुमार अपनी कामयाबी का श्रेय भगवान शिव को देते थे। वर्तमान में टी सीरीज भारत में रिलीज होने वाले 70% गानों को प्रोड्यूस और रिलीज करती है। फैक्ट नंबर 3, साल 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे तो इस देश से जुड़ी कई जानकारियां सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उन्हीं जानकारियों में से एक फैक्ट ये था कि इंडोनेशिया में 20,000 के नोट पर गणेश जी की तस्वीर छपी होती है, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी। ऐसे में कई लोगों ने इस फैक्ट पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया था, जबकि इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है। ऐसे में वहाँ के नोटों पर हिंदू देवी देवता की फोटो छपना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस 20,000 के नोट की जानकारी बैंक ऑफ इंडोनेशिया की वेबसाइट पर मिलती है, जिसमें ये बताया गया है कि इंडोनेशिया सरकार ने साल 1998 में गणेश जी की फोटो वाला 20,000 का नोट छापा था। इस नोट में गणेश जी की फोटो के साथ की हजार देवेंद्रा की तस्वीर भी छपी हुई है, जो इंडोनेशिया के स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए काफी काम किया था। ऐसे में शिक्षा के थीम पर छापे गए इस 20,000 के नोट में की हजार देवेंद्रा और गणेश जी की फोटो है, जिसमें पीछे की तरफ क्लासरूम का दृश्य दिखाई देता है। लेकिन गणेश जी की फोटो वाला ये 20,000 का इंडोनेशियाई नोट सिर्फ 10 सालों तक चलन में रहा था, जिसके बाद साल 2008 में इस नोट को प्रतिबंधित कर दिया गया था। वर्तमान में इंडोनेशिया के 20,000 वाले नोट पर गणेश जी की तस्वीर मौजूद नहीं है, जबकि उसका डिजाइन भी काफी हद तक बदल चुका है। ऐसे में हम ये नहीं कहेंगे कि सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी गलत थी, लेकिन उसे सही फैक्ट्स के साथ शेयर नहीं किया गया था। फैक्ट नंबर 4, हम सभी जानते हैं कि आग कुछ समय तक जलने के बाद बुझ जाती है, जो मानव शरीर को गर्माहट प्रदान करने का काम करती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक ऐसी आग भी है जो 40 सालों से लगातार जल रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये आग तुर्कमेनिस्तान के दरवाजा में जल रही है, जहां एक विशालकाय दरवाजा गैस क्रेटर मौजूद है। इस गड्ढे के अंदर पिछले 40 सालों से लगातार आग के शोले जल रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोग इस जगह को डोर टू हेल यानी नर्क का दरवाजा कहते हैं। दरअसल साल 1971 में सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों की एक टीम तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तानी इलाके में प्राकृतिक खनिजों की तलाश में आई थी, जिसके लिए उन्होंने दरवाजा के एक सुनसान इलाके में खुदाई का काम शुरू कर दिया। लेकिन खुदाई का काम शुरू होने के चंद घंटों बाद ही रेत अपने आप खिसकने लगी और उस जगह पर एक विशाल आकार का गड्ढा बन गया। उस गड्ढे से बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस बाहर निकलने लगी, जो सालों से रेत के अंदर दबी हुई थी। ऐसे में उस मीथेन गैस को हवा में फैलने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने गड्ढे में आग लगा दी, ताकि आग के साथ जलकर मीथेन गैस पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन उस जगह पर मीथेन की मात्रा इतनी ज्यादा है कि वो आज भी पूरे जोर शोर के साथ जल रही है, जो कब खत्म होगी इस बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। अगर उस समय वैज्ञानिक मीथेन गैस में आग नहीं लगाते तो वो आसपास के इलाकों में फैलकर वहां रहने वाले लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने गैस को जलाने का फैसला किया था। उन्हें लगा था कि मीथेन कुछ दिनों में आग से जलकर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ उनका अनुभव गलत निकला और दरवाजा गैस क्रेटर आज भी दिन रात जल रहा है, जिसकी वजह से ये जगह पर्यटकों के बीच टूरिस्ट स्पॉट के रूप में मशहूर हो चुकी है। फैक्ट नंबर 5,
आज से लगभग 10 या 12 साल पहले तक घर के आसपास और पेड़ पौधों के बीच रात के समय जुगनू को चमकते हुए देखना बहुत ही आम बात थी। लेकिन अब इस जीव का नामो निशान तक नहीं मिलता है। यहाँ तक कि गांव और कस्बों में भी रात के अंधेरे में जुगनू की रोशनी ना के बराबर देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप इसके पीछे छिपा कारण जानते हैं? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि जुगनू की आबादी के खत्म होने के पीछे मुख्य कारण हम इंसान हैं, जो बहुत तेजी के साथ जंगलों की कटाई कर रहे हैं और शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। पेड़ और जंगलों की कटाई की वजह से जुगनू को वो प्राकृतिक परिवेश नहीं मिल पा रहा है जिसमें वो आसानी से फल फूल सकते हैं। इसके अलावा रात के समय जुगनू लाइट के जरिए अपने साथियों से बातचीत करने का काम करते हैं। लेकिन आज शहरों और गांवों में बिजली की सुविधा है, जिसकी वजह से जुगनू को प्राकृतिक रोशनी पहचानने में दिक्कत होती है। वो अपने लिए उपयुक्त साथी नहीं ढूंढ पाते हैं। ऐसे में पर्यावरण से जुगनू के ठिकाने खत्म होने और बहुत ज्यादा रोशनी की वजह से इस जीव की संख्या दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। आज जुगनू दूर दराज के इलाकों या जंगलों में दिखाई देते हैं, जहाँ इंसानी आबादी का रोजाना पहुंच पाना मुश्किल है। अगर इसी तरह शहरीकरण चलता रहेगा तो वो वक्त दूर नहीं है जब जुगनू की प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। फैक्ट नंबर 6, दुनिया भर में मौजूद हर देश की अपनी एक मातृभाषा होती है, जो वहाँ निवास करने वाले नागरिकों की पहचान को दर्शाता है। आमतौर पर मातृभाषा का चुनाव देश में रहने वाले नागरिकों की संख्या से किया जाता है। सबसे ज्यादा लोग जिस भाषा को बोलते और पढ़ते हैं, उसे ही मातृभाषा का दर्जा दिया जाता है। जैसे भारत में हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसी तरह फ्रांस में फ्रेंच और जापान में निहोंगो यानी जापानी मातृभाषा है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसने अपनी मातृभाषा को बैन कर दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस देश का नाम है पाकिस्तान, जो भारत का पड़ोसी मुल्क है। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान में निवास करने वाली आबादी का 50% हिस्सा पंजाबी है। ऐसे में वहाँ सबसे ज्यादा पंजाबी भाषा बोली जाती है। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने पंजाबी भाषा को मातृभाषा मानने के बजाय उस पर बैन लगा दिया, ताकि वहाँ रहने वाले नागरिक पंजाबी की जगह उर्दू भाषा का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान के स्कूलों में भी उर्दू भाषा पढ़ाई जाती है, जबकि पंजाबी भाषा से संबंधित ज्ञान बच्चों को नहीं दिया जाता है। वर्तमान में पाकिस्तान में जो आबादी रहती है, उसमें सबसे ज्यादा लोग पंजाबी बोलते हैं। लेकिन भविष्य में उर्दू के बढ़ते प्रचार प्रसार की वजह से आने वाली पीढ़ियों को पंजाबी बोलने या समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि पाकिस्तान इस पुरानी भाषा को बैन कर चुका है। फैक्ट नंबर 7, अगर आप कार खरीदने के शौकीन हैं तो यकीनन आप कार से जुड़े हर फीचर के बारे में जानना चाहते होंगे। ऐसे में आज हम आपको मारुति की कार से जुड़ी एक ऐसी अहम जानकारी बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप कार के मॉडल के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। मारुति की ज्यादातर कारों पर LXI, VXI और ZXI लिखा होता है, लेकिन क्या आप इन शब्दों का असल मतलब जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये शब्द कार के मॉडल और उसकी क्वालिटी को दर्शाने का काम करते हैं। जिसमें LXI का मतलब लोअर मॉडल होता है, वहीं VXI का मतलब वैल्यूर एडेड मॉडल और ZXI का मतलब टॉप मॉडल होता है। इस तरह ग्राहक L, V और Z अल्फाबेट्स की मदद से कार के मॉडल को पहचान और पसंद कर सकते हैं। वहीं मारुति की कार्स में मौजूद XI और DI अल्फाबेट्स का भी अपना एक अलग मतलब होता है, जिसमें XI उस कार पर मौजूद होता है जिसमें पेट्रोल डाला जाता है, वहीं DI का मतलब डीजल से चलने वाली कार से होता है। इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखे अल्फाबेट मारुति की अलग अलग कारों के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसे में अगर आप भी मारुति की कार खरीदना चाहते हैं तो आप LXI, VXI और ZXI अल्फाबेट्स को देखकर उसके फीचर्स के बारे में पता कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय सेना से जुड़े जवानों को बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग और हालातों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कमांडो की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब जवानों को उनका बैच दिया जाता है तो उस दौरान एक खास सेरेमनी निभाई जाती है, जिसके तहत जवानों को कांच के ग्लास को तोड़कर खाना होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल कमांडो की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जवानों को रम का एक ग्लास दिया जाता है। जवान सबसे पहले उस रम को पीते हैं और आखिर में अपने दांतों से कांच के ग्लास को तोड़कर उसे चबाकर खा जाते हैं। ये एक प्रथा है जो पुराने समय से भारतीय सेना में निभाई जाती है। यहाँ कांच का ग्लास खाने का ये मतलब नहीं है कि कमांडो को पूरा का पूरा ग्लास चबाकर खाना होता है। वो कांच का छोटा सा टुकड़ा भी चबाकर खा सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दांतों से कांच के ग्लास को तोड़कर उसके थोड़े से हिस्से को खाना जरूरी होता है, जिसके बाद ही उन्हें उनके पद पर तैनात किया जाता है। आपको बता दें कि कांच खाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें जीभ और होंठ कट जाने का खतरा बना रहता है। लेकिन अगर कांच को सावधानी पूर्वक चबाया जाए तो वो रेत के कणों की तरह लगने लगता है। फैक्ट नंबर 9, टाटा ग्रुप भारत के सबसे मशहूर और चर्चित बिजनेस कंपनियों में से एक है, जिसके चेयरमैन रतन टाटा हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया भर में विदेशी विमानों की सेवा शुरू करने का श्रेय भी टाटा ग्रुप को ही जाता है, क्योंकि इस कंपनी ने पहली बार भारत से विदेश के लिए फ्लाइट शुरू करने का काम किया था। टाटा ग्रुप द्वारा 15 अक्टूबर 1932 को
मुंबई से पहला विदेशी विमान रवाना किया गया था। उस समय इस विमान कंपनी का नाम भी टाटा एयरलाइंस था। इस तरह टाटा एयरलाइंस ने विदेश यात्रा के दौरान 2,57,000 किलोमीटर का सफर तय किया था, जिसके जरिए 155 यात्रियों को भारत से विदेश लाया और ले जाया गया था। हालांकि साल 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया था और कंपनी सरकार के अधीन हो गई थी, जिसके बाद एयर इंडिया ने कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू की। इस तरह एयर इंडिया का नाम दुनिया की सबसे मशहूर एयरलाइंस कंपनी में शामिल हो गया था। हालांकि साल 2021 में एक बार फिर टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद कर ये साबित कर दिया कि इस एयरलाइंस पर टाटा का ही अधिकार है। फैक्ट नंबर 10, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में अपने आप लार बनने लगती है, ताकि मुंह को भोजन को चबाने में मदद मिले और पाचन तंत्र उसे आसानी से पचा सके। लेकिन इसके विपरीत जब हम मोबाइल फोन या टीवी पर खाने की कोई चीज देखते हैं और हमें उसे खाने का मन करता है, तो उस दौरान मुंह में पानी आने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि इस प्रक्रिया के पीछे हमारा दिमाग जिम्मेदार होता है। दरअसल जब हम कोई चीज खाते हैं तो उसका सिग्नल दिमाग तक पहुंचता है और फिर दिमाग रेड ग्लैंड्स को लार उत्पन्न करने का संकेत देता है। ठीक इसी तरह जब हम खाने की कोई चीज देखते हैं और हमारा मन उस चीज को खाने के लिए करता है, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि हम वो चीज खाने वाले हैं। ऐसे में दिमाग रेड ग्लैंड्स को संकेत भेजता है कि वो भोजन चबाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लार उत्पन्न करे। इस प्रक्रिया को अनुबंधन यानी कंडीशनिंग कहा जाता है, जिसमें हम सिर्फ खाने के बारे में सोचते हैं और हमारा दिमाग मुंह को लार बनाने का संकेत दे देता है। यही वजह है कि स्वादिष्ट खाना देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।